तो ये सामान्य भूगोल का के अंतर्गत, ठीक है, विश्व भूगोल का प्रश्न होंगे जो कि बीपीएससी अभी तक जो जितने प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, 67 बीपीएससी तक का सारा का प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो सौर मंडल का भाग कौन नहीं होता, इसमें निहारिका जो होता है आपका क्या होता है, सौर मंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखेंगे, तो सौर मंडल का निर्माण कब हुआ, तो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, मतलब क्या होता है, सौर मंडल का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान में कब होता है, 4.6 बिलियन वर्ष क्या होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। पहले सौर मंडल क्या होता है, सूर्य तारा ऐसे खगोलीय पिंड में सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सौर मंडल की बात करेंगे तो सारे खगोलीय पिंड जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस बल के कारण, तो ध्यान में रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण जुड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे इनमें कौन कौन शामिल है, सौर मंडल में कौन कौन, इसमें ग्रह आता है, बौने ग्रह आता है, प्राकृतिक उपग्रह आता है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम नहीं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह में चंद्रमा जैसे है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का आता है, धूमकेतु आता है, और खगोलीय धूल आदि इसमें शामिल है, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, निहारिका जो है आपका सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमती है, सबसे पहले खोज किया था कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है, किसने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस की बात करेंगे तो 1514 में हस्तलिखित पुस्तक जिसका नाम था लिटिल कंटम्टेरी, ठीक है, लिटन लिटिल कॉम्पेंट्रेरी में, ठीक है, कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के चारों केंद्र में, ठीक है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एक हीलियोसेंट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जियोसेंट्रिक होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी जो होता है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध खगोलविद, ठीक है, बारामेहर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पहले इन्होंने बता दिया था, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य जो है क्या, सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब इस सिद्धांत को लगभग 1000 पहले किन्होंने बना दिया था, तो बारामेहर ने बना दिया था, जो कि गुप्त काल के मतलब महान साइंटिस्ट थे, मतलब महान वैज्ञानिक थे, खगोलविद थे। उन्होंने बोला से पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करती है, चंद्रमा करती है, और जो सूर्य जो है केंद्र में है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, और पृथ्वी की परिक्रमा जो है चंद्रमा कर रही है। ठीक है, इसी सिद्धांत को आगे चलकर कॉपरनिकस ने दिया 1514 में अपनी एक पुस्तक में, इसका नाम था लिटिल लिटिल कॉम्पेंटेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद इसको जेल भी हो गया था। बात करेंगे हमारी आकाशगंगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लग जाता है, भाई 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितना समय लग जाता है, तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे मंदाकिनी। पहले इस, बिल्कुल मंदाकिनी सही है। ठीक है, उसको परिक्रमा करने में मतलब सूर्य को जो समय जो लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो मंदाकिनी की परिक्रमा सूर्य करेगा, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करेगा, अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा, तो चंद्रमा करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र में की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kph या फिर 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। 828,000 किलोमीटर घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में, ठीक है, कितना लगता है, तो 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ठीक है, और ये जो परिक्रमा जो करता है 25 करोड़ वर्ष में जो परिक्रमा करता है सूर्य के द्वारा, एक मंदाकिनी का जो परिक्रमा जो होता है, इसको कॉस्मिक ईयर बोला जाता है, या फिर इसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। कितना है, 88 तारामंडल है। ठीक है, एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था जिसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको संक्षेप में IAU के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है, तो अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखते हैं क्या, तो आपको ध्यान में रखना है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते वह कौन है, तो आपका सप्तऋषि है। ठीक है,
जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सी है, तो सप्तऋषि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जिस तारामंडल के तारा ध्रुव तारे को संकेत कर वो कौन सी है, सप्तऋषि। ठीक है, ध्रुव तारा को क्या, ध्रुव तारा को संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। तो ध्रुव तारा का संकेत जो होता है कहां से प्राप्त होता है, तो सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, तो इसमें बुध का नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं देखने को मिलता है। साथ में शुक्र का भी कोई उपग्रह आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो न तो बुध को देखने को मिलेगा, न तो शुक्र का कोई भी उपग्रह आपको नहीं देखने को मिलेगा। मंगल के 2 उपग्रह है जिसमें फोबोस और डिमोस है। नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह है जिसमें ट्रिटोन एवं, ठीक है, मेरिट प्रमुख है। ट्रिटोन की बात करेंगे तो किसका है, तो याद रखिए प्रश्न पूछता है किसका, नेपच्यून का है। किसका है, नेपच्यून का है। ठीक है, 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यही AIU, क्या नाम है, यहाँ पे पढ़े थे हम ना। ठीक है, IAU है, क्या है, IAU, AIU नहीं, IAU का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो चेक गणराज्य की राजधानी पराग में हुआ। ठीक है, वहां पे बोला ये जो आपका ये प्लूटो जो है ना, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया, बाहर कर दिया गया। रीजन क्या था, तो आप देखोगे रीजन क्या था, तो आप देखोगे क्लास में एक बच्चा होता है। ठीक है, वो अपने क्लास छोड़कर क्या करता है, दूसरे दूसरे क्लास में घूमते रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या करता है, उसको स्कूल से निकाल देता है। तो वही रीजन जो था क्या था, प्लूटो का भी था। ये क्या करता था, अपनी कक्षा को छोड़कर, ठीक है, अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे के कक्षा में चल जाता था डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, जबकि ग्राम का कंडीशन क्या होता है, वो अपनी कक्षा में ही मतलब क्या करेगा, रोल आउट करेगा, घूमेगा। ठीक है, किसी दूसरे के कक्षा में जाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये चला जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको क्राइटेरिया में शामिल न होने की वजह से प्लूटो को मतलब क्या कर दिया गया, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU संक्षेप में कहते हैं, प्राग सम्मेलन में इसको 2006 में बाहर कर दिया गया। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करेंगे तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र हो जाएगा। वेनस कहते हैं सर्वाधिक गर्म भी है, सर्वाधिक मतलब बात करेंगे तो ये चमकीला भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका माध्य तापमान, ठीक है, 464 डिग्री सेल्सियस होता है। इवनिंग स्टार के नाम से किसे जानते हैं, शुक्र को जाना जाता है। इवनिंग स्टार के नाम से शुक्र को जानते हैं, तो मॉर्निंग स्टार के नाम से भी शुक्र को ही जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मंगल को क्या बोलते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं। अब बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है मतलब बलय से युक्त ग्रह है। ठीक है, मतलब रिंग वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका शनि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश, ठीक है, कितना समय लेता है, ठीक है, तो 8 मिनट लेता है। ठीक है, कितना लेता है, 8 मिनट। लेकिन पूरा पूरा बात करें 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। अगर नहीं पूछेंगे तो 500 सेकेंड याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे, 500 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट में 480, इधर याद रखेंगे 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 499। ठीक है, अप्रोक्स 500 सेकेंड आपको लग जाता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की प्रकाश को। ऐसे 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग कितना होता है, तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। अतः सही निकटतम उत्तर सी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कौन सा, सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, क्योंकि पूरा पूरा 19 सेकेंड नहीं दिया है, कहीं कहीं 500 सेकेंड दे देता है, तो आप लोग जरा देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में कितना समय लगता है, तो सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना था, 365 दिन 25 दिन लगता है। ठीक है, ये 365 दिन और 0.25 जो लगता है, यही 0.25 होते होते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये जब चौथा साल में जाएगा ना तो एक दिन बन जाएगा। ठीक है, तो एक दिन बन जाएगा, तो 365 जो एक दिन जो बनेगा ना, वही 366 हो जाता है, जो कि मतलब क्या होता है, एक लीप ईयर बनता है। आप पूरा पूरा प्रश्न की बात करेंगे तो क्या लगता है, ठीक है, जो कि लगभग अप्रोक्स 6 घंटा के आसपास होता है। ध्यान में रखना है, पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा करने में तो 365.25 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड लगता है। इसे क्या बोलते हैं, इन्हें सौर्य दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सौर्य दिवस कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब सौर्य दिवस इसको कहा जाता है। सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच समय बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष की बात करेंगे तो सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, अब 45.2 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड होते हैं, जो कि अप्रोक्स में 365.24 दिन ही होते हैं। ठीक है, वर्ष 2000 में
अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें से 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है, 9 मिनट के स्थान पे मतलब क्या हो गया, 13 मिनट का मतलब स्थान आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें मतलब बदल जाती है, यही मतलब बात करें कि 6 घंटा बढ़ते बढ़ते 24 घंटा हो जाएगा, 4 साल में मतलब क्या हो, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, तो स्टार आंसर लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसका सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, चीजें उससे समझ में आ जाएगी। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितना है, 40,090 ठीक है, 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। कितनी देर में तय करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट को तय कर लेती है, ठीक है। मतलब अपने दूरी पर कितने देर में घूम जाती है, मतलब पृथ्वी नच गई, कितना देर में नच गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 23 घंटे 56 मिनट में मतलब एक सूर्य की परिक्रमा को पृथ्वी क्या करती है, पूरा कर लेती है, ठीक है। और ये परिक्रमा को पूरा करने में बात करेंगे तो 23 घंटे 56 मिनट लगती है। और ये पृथ्वी परिक्रमण की गति 1617 किलोमीटर प्रति मतलब मिनट होती है। यही जो होता है ना, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से मतलब क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस आधार पे प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा होता है, प्रति घंटा होता है, ठीक है। तो बात करेंगे मिनट में, बात करेंगे तो मिनट में 27.8 हो जाता है। कितना हो जाता है, मिनट में बात करेंगे तो 27.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं दिया, क्योंकि 1670 होता है, तो आपको करीब करीब मिनट में अगर बात करना तो 1670 एक घंटा में, तो मिनट में बात करेंगे, जब इसको 60 से जब डिवाइड दीजिएगा एक मिनट में, तो कितना हो जाएगा, 28.60 होगा, जो कि किसी में नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे रहेगी इसका मरुभूमि होने की संभावना, तो बी में, ठीक है। बी का ऑप्शन में क्या है, तो बी का ऑप्शन देखिए 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि की बात करें तो क्या होता है, डिजर्ट होता है, क्या होता है, डिजर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सोल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान लगाइएगा। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां होती है, ठीक है। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब पाया जाता है, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत है। 30 डिग्री वाला में सहारा और ऑस्ट्रेलियन आते हैं, ठीक है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल 20 से 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का, ठीक है, पूर्वी मुखी होना, इसके कारण प्रायद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है, ठीक है। बाजा कैलिफोर्निया की बात करेंगे, पश्चिमी सहारा और अटाकामा की बात करेंगे, ठीक है, और नामिब की बात करेंगे, तो इसी प्रकार के मरुस्थल है, ठीक है। तो पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका में आपको दिखेगा, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में दिखेगा, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में मिलता है, चिली वगैरह के क्षेत्र में। नामिब की बात करें दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, ठीक है। पर्वतों की वृष्टि छाया, ठीक है, जिसको रेन शैडो बोलते हैं, क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जिसको डेथ वैली कहते हैं, गर्मी बहुत होता है, ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है। पेरुवियन का मरुस्थल जो प्रमुख है, जो कि पर्वतों की वृष्टि छाया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल को आर्द्रता भारी हवाओं के दूरस्थ होते हैं। इन्हें ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो कि यूएसए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे चीन की बात करेंगे एवं मंगोलिया में जो मरुस्थल जो है ना, उसको गोबी मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा, गोबी मरुस्थल कहाँ पे दिखेगा, चीन एवं मंगोलिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है, पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण क्या होता है, दिन और रात बदलते हैं। अब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मतलब क्या होता है, क्या होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक है, साल बदलता है, मौसम बदलता है, मौसम बदलता है मुख्य रूप से, ठीक है। आप देखिए धरातल पर प्रभावित हवाओं के दिशा वायुदेव तथा पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न, ठीक है, विक्षेपक बल के कारण, ठीक है, हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज किसने की थी, जीजी
कोरियोलिस के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन है। तो पृथ्वी का घूर्णन की बात करेंगे तो कोरियोलिस बल के कारण होता है। इस बल की खोज कोरियोलिस ने ही की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं। कोई डाउट? नो। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपका 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम की बात करेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा, दूसरा नंबर पे शनि, तीसरा नंबर पे अरुण, चौथा नंबर पे वरुण, पृथ्वी पांचवा नंबर पे। याद रखेंगे पृथ्वी कितना नंबर पे? पांचवा नंबर पे पूछता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र आ जाएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे बुध हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का स्थान पांचवा नंबर पे। पृथ्वी का स्थान कितने नंबर पे? पांचवा नंबर पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बात करेंगे पृथ्वी का स्थान पांचवा नंबर पे, दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? शनि। बिल्कुल, दूसरा नंबर पे शनि। ठीक है, अरुण और वरुण का स्थान क्रमशः कितने कितने नंबर पे होगा? 3 4। 3 4। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे, अब आगे क्या देखोगे तो आपको देखना है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, तो घनत्व सबसे कम किसका होता है? तो किसका हो जाता है घनत्व सबसे कम? तो क्या बताएंगे? शनि का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। किसका घनत्व होता है? शनि का घनत्व कितना होता है? बहुत कम होता है। शनि का घनत्व इतना कम होता है, इसको पानी पे डालोगे तो पानी पे ये ग्रह तैरने लगेगा। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व याद कर लीजिए, और किसी का घनत्व आपको नहीं यार। 5514 जो होता है पृथ्वी का घनत्व होता है। किसका होता है? 5514 जो होता है पृथ्वी का घनत्व होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो 5514 किसका घनत्व होता है? तो पृथ्वी का घनत्व होता है। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे सूर्य। ठीक है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। ठीक है, शनि की बात करेंगे ना, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लग लेता है? तो ध्यान में 29.5 वर्ष लगाता है। कितना लगाता है? 29.5 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अगर बराबर समय की लेंगे ना तो निकटतम उत्तर दिया हुआ है, लेकिन शनि की बात करें सूर्य के चारों चक्कर 29.4 वर्ष लेता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? निकटतम ऑप्शन को देखते हुए 29.5 वर्ष होगा। ठीक है, यूरेनस सूर्य के चारों लगाने में कितना वर्ष लगाता है? ठीक है, 84 वर्ष लगाता है। कितना लगाता है? 84 वर्ष। आप बोलेंगे सर ये कम बेस क्यों लग रहा है? तो सूर्य से जिस ग्रह की डिस्टेंस नजदीक होगा वो बहुत कम समय में लगा लेता है। जैसे सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, लेकिन सबसे दूर कौन हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून की बात करेंगे। ठीक है, नेपच्यून है। ठीक है, यूरेनस नहीं, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं ना, अरुण को वरुण बोलते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा दिन लगाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे यूरेनस को लगाने में कितना? 84 वर्ष लग जाता है। ठीक है, ये भी अप्रोक्स डाटा दिया है, 83.7 ही लगता है। ठीक है, जबकि अपने अक्ष पे 17.2 घंटों में चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते घटते रहता है, भूल जाइए इसको। ठीक है, अब बात करें जियोडेसी वो विज्ञान है, किससे संबंधित है? जियोडेसी की बात करेंगे तो किससे संबंधित है? ठीक है, तो जियोडेसी की बात करेंगे तो किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम की माप जो होता है जियोडेसी कहलाता है। क्या जियोडेसी क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के आयाम की माप को क्या बोलते हैं? तो जियोडेसी कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, तो जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों का सटीक रूप से मापते हैं। 2022 में पूछा है। ठीक है, और इसे समझने के लिए विज्ञान इस ये गुण पृथ्वी की ज्यामितीय, ठीक है, आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसके साथ यह समय के साथ उपयुक्त गुणों के परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। ठीक है, इस पर का जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारित करने की बात हो रही है, तो किससे निर्धारित करते हैं? तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल डेडलाइन की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, नहीं, प्रधान मध्याह्न, ठीक है, रेखा। ठीक है, किससे? प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है ये? तो सबसे पहली बात की बात करेंगे तो प्रधान देशांतर और अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा, ये ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच के स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर
स्थित इस रेखा का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मतलब डेडलाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। सबसे पहले यूके। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कहां से गुजरेगी? यूके से गुजरेगी। ठीक है, यूके से गुजरेगी तो फ्रांस पड़ोसी देश, वहां भी जाएगी, स्पेन भी चली जाएगी। ठीक है, माली भी जाएगी, टोगो भी जाएगी। ठीक है, अल्जीरिया भी जाएगी, बुर्किना फासो भी जाएगी, घाना भी जाएगी। ठीक है, साथ में अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका का दक्षिणी ध्रुव में भी जाएगी। ठीक है, तो इन सारी जगह ग्रीनविच मीन टाइम, जो जीएमटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं। ये लेखा जो होती है गुजरती है, जो कि कहाँ पे? लंदन में आपको देखने को मिलता है। ग्रीनविच मीन स्टेट के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। तो यूनाइटेड किंगडम में, स्पेन में, माली में, टोगो में, ठीक है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव, फ्रांस में, अल्जीरिया में, बुर्किना फासो में, घाना में। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? कहां से होकर नहीं गुजरती है, या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कहां से होकर नहीं गुजरती, या फिर आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो 9 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रहेगा। जी। आप चलेंगे अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहां से खींची जाती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींच दी जाती है। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा तो 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, या फिर किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बिल्कुल उसी अंतर्राष्ट्रीय को बोला दिनांक जाता है। रेखा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में, ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती। उल्लेखनीय कि यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है, इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है, इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एशिया अगर नहीं रहेगा तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 44,45,45,79,79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि अन्य महाद्वीपों की क्षेत्रफल की इस प्रकार है। अफ्रीका का देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्या बताएंगे? एशिया, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी दूसरे अमेरिका, नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, फिर सबसे छोटा किसका हो जाएगा? तो सबसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से छोटा यूरोप। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए इस प्रश्न में एशिया देता तो एशिया होता, लेकिन एशिया नहीं देने के कारण इसका आंसर क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ठीक है, प्रश्न आने ही वाला था। ठीक है, तो सबसे अधिक देश की बात करेंगे तो अफ्रीका में हो जाएगा। अफ्रीका में 54 देश है। ठीक है, यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा देश कहाँ पे? अफ्रीका में है, 54 देश आपको देखने को मिलते हैं। यूरोप में बात करेंगे तो कितने? 51 देश देखने को मिलते हैं। एशिया में कितने देश देखने को मिलते हैं? 50 देश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में बात करेंगे, ठीक है, तो कितना? 50। ठीक है, जबकि यूएनए के द्वारा 50। मान्यता प्राप्त देशों की संख्या कितनी है? तो 193। कितना? 193 देश जो है यूएनए के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सबसे नवीनतम देश अगर पूछ देगा तो साउथ सूडान, कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान देश जो है यूएनए के द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे मतलब नवीनतम देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिली। दिए गए विकल्पों से मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश जो है चिली है। ठीक है, ध्यान में। चिली में एक मरुस्थल देखने को मिलता है, कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा। बिल्कुल आटाकामा है। कौन सा है? आटाकामा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चिली की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप आपको इंडोनेशिया में। ठीक है, 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा था सर्वाधिक द्वीप कहाँ पे मिलेगा? इंडोनेशिया में। आप बोलोगे सर इंडोनेशिया में द्वीप कितना? 17,000, 17,500 द्वीप है इंडोनेशिया में। कितना है? 17,500 द्वीप जो है आपको इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलते हैं। कितने द्वीप देखने को मिलते हैं? तो 17,500 द्वीप जो है आपको इंडोनेशिया में आपको देखने को
मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि फिलीपींस में बहुत कम है, 76 से 41, मालदीव में 1192, क्यूबा में 4195, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में 17,508, दूसरा नंबर पे फिलीपींस, ठीक है। मालदीव की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, फिलीपींस की बात, सारे के सारे कहाँ है, तो एशिया में पड़ेगा, ठीक है। क्यूबा कहाँ पे पड़ेगा, तो क्यूबा आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, इंडोनेशिया के हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह की संख्या 17,508 है, जिसमें से 6,000 द्वीपों के नाम दिया गया है, ठीक है। बाकी जो द्वीप जो है अनाम ही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा था 64वीं बीपीएससी में। सबसे बड़ा कौन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो दिए गए विकल्प में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है, इसका 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि मेडागास्कर की बात करेंगे तो 5,87,713, सुमात्रा की बात करेंगे 47,000 2,784, तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 20,09,331 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा की बात करेंगे तो कौन है, बोर्नियो आइलैंड जो हो जाएगा सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सीमा रहित सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सीमा रहित की बात जापान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो कौन है, जापान हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रश्न माना जाएगा, तो ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश करे, जो कि किसी से नहीं लगेगा। और जब किसी से नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात वो आइलैंड कंट्री होगा, चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा। तो चारों ओर से मतलब क्या है, समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जो है जापान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तब पचार फिलीपींस हो जाएगा, तब पचार न्यूजीलैंड हो जाएगा, तब पचार क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। तब विकल्प सी जो है क्या आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, तो जापान हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, होन्शु द्वीप, ठीक है। होन्शु द्वीप जो है क्या है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप की बात करेंगे, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। आप ध्यान में रखोगे, जापान में मुख्यतः 4 द्वीप आपको देखने को मिलता है, जो कि क्या है, हॉकेडे, क्या है, हॉकैडो, होन्शु, सीकोकू और क्यूशू, ठीक है, ध्यान में रखें, क्यूशू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्यूशू। इन सभी में बात करेंगे ना, होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ना, ये आपको होन्शु आइलैंड पे ही देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है, तो जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे देखने, होन्शु पे ही मिलती है, ठीक है। जापान में कितने द्वीप है, जरा एक बार भी दोहराइए इसको आप लोग। 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, 4 द्वीप है, ठीक सेइकोकू। है, बहुत सुंदर, ठीक है। होन्शु हो जाएगा, हॉकेडे हो जाएगा, सीकोकू हो जाएगा, क्यूशू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलिए, ग्रीनलैंड किस देश, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, डेनमार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डेनमार्क में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे तो ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम देश है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर एवं राजधानी है। कौन सा, नूक, नूक को याद रखिएगा, ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा, ठीक है, नगर, और मतलब क्या, राजधानी है। नूक समुद्र तल से 1 से 3 मीटर तक है, मात्र क्या है, 1 से 3 मीटर तक है नूक जो है समुद्र तल से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुनामी आएगी तो इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। अब महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, आप लोग जानते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत का विकास किसके द्वारा, तो ए बेनेगर के द्वारा। किसके द्वारा, ए बेनेगर के द्वारा, मतलब महाद्वीपीय सिद्धांत दिया गया था। 2067 में प्रश्न पूछा था, ठीक है, नवीनतम प्रश्न है, याद आप लोग रखेंगे, ठीक है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत की बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों, ठीक है, लोरेशिया और, ठीक है, गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों के बीच विभक्त था। इसके बाद लोरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे 30 नंबर प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनमें, ठीक है, पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। दूसरा के बाद वे जल के लिए सरंध्र होती है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही है। आग्नेय चट्टान वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता, तो ये कथन भी गलत है, सिलिका होते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान जो कि इग्नियस बोलते हैं। रॉक्स पिघले मैग्मा ठंडा एवं ठोस होने से बनती है, मतलब पिघला हुआ मैग्मा जो होता है ना, जब ठंडा हो जाता है तो उसके वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है।
ये रवेदार होती है। कैसी होती है? रवेदार होती है। परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है। पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान में पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत क्या होता है इसमें, कम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अपसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ठीक है। बात करेंगे, यह वे शैलें हैं जिनकी संरचना किस पर निर्भर करती है? ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह शैलें क्रिस्टलीय होती है, यह शैलें स्तरों में निपेक्षित होती है, यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान, कौन सा कथन सही है उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये शैलें स्तरों में निपेक्षित है, ठीक है, ध्यान रखिए। अपसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह शैलें स्तरों में निपेक्षित है। अपसादी शैलें, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, का निर्माण अपसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक, कोयला वगैरह यहीं से निकलता है, ठीक है। परतें पाई जाती है, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती है, ठीक है। जबकि इग्नियस की बात करेंगे ना, आग्नेय चट्टान, ये रवेदार होती है। क्या होती है? रवेदार होती है। जबकि ये अपसादी जो होता है रवेदार नहीं होता है, ठीक है। इसमें जीवाश्म नहीं होता है, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम वगैरह अपसादी चट्टान, अपसादी सेल से निकलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और, ठीक है, ड्रमलिन के संबंध में है, ठीक है। तो एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में आप बात करेंगे तो कौन सा बी लिया है, ठीक है। बी का ऑप्शन क्या है? 1, 2, 4, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट क्या है एक्सर और ड्रमलिन के बारे में? एक्सर क्रूड, ठीक है, क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं, ये भी सही है। ध्यान में, ड्रमलिन किससे बनते हैं? बोल्डर और मिट्टी से बनते हैं। अंडे की टोकरी की अस्ताकृति, ठीक है, अक्सर इलाकों की विशेषता है, गलत है, ठीक है। उसके बाद चार ऑप्शन क्या है? तो चार जो ऑप्शन जो सही लिया है उसमें लिया है जबकि एक्सर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित है, जबकि डबलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये फैक्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। बात की एक्सर जो होता है ना, क्या होता है? ड्रम ग्लेशियर की धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? धाराओं के द्वारा निर्मित जो होते हैं एक्सर होते हैं, ठीक है। जबकि ड्रमलिन की बात करें तो ग्लेशियर की उष्मा से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो बी स्टेटमेंट जो है 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है क्या है आपका? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है, सोल्यूशन जरा देख लेते हैं। तो ग्लेशियरों या हिम से पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा जल मलबा के निपेशन से निर्मित एक्सर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एक्सर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकर पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन क्या होता है? गोलाश्म। क्या होता है? गोलाश्म मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या सिले होती है, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप पढ़ेंगे माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना आपको क्या मिलता है? ज्वालामुखी है, ठीक है। कहां पे मिलेगा? तो माउंट एटना आपको कहां पे मिलेगा? इटली में मिलेगा, ठीक है, इटली के सिसिली द्वीप में मिलेगा। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई की 3350 मीटर है, ठीक है। अब माउंट एटना किस प्रकार की है? ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। एक सक्रिय होती है, एक विषुप्त होता है, एक होता है क्या होता है? सक्रिय होता है, एक विषुप्त होता है, एक क्या होता है? मंद। मंद होता है, हाँ, मृत मृत बिल्कुल होता ठीक है। है। आप चलें मृत, उसी को मंद कह लीजिए, ठीक है। आप चलेंगे मौना लोआ। मौना लोआ क्या है? तो ये भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ मिलेगा? तो हवाई द्वीप में मिलेगा, ठीक है। और हवाई द्वीप को क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं, या फिर स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। लेकिन हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको दिख जाएगा मौना लोआ। अब यहाँ पे देखिए वर्ष 2004 के निम्नलिखित महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणाम सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखें कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट की अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर के खिंचाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। दूसरा है परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया तट से अफ्रीका के पूर्वी तट अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों का विध्वंस कर दिया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, ठीक है, भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र डूब गई, ठीक है, अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50,000 से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिया गया। यह कथन क्या गलत है, ठीक है, इतना नहीं था। बांग्लादेश से बहुत कम लोग हताहत हुए थे क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की, ठीक है,
ड्यू की स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूब गई, ठीक है, अग्निगिनित लाशों के अतिरिक्त 50,000 से अधिक मौत के घाट उतार दिए गए, मतलब ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि तो सुनामी में क्या था 2 से 3 लाख लोग, ठीक है, 2 से 3 लाख लोग मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। कितने इसमें क्या दिया है, 50 लाख दिया, 50 लाख लोग मरेंगे, ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन मोरदार पर्वत में बात करेंगे ना, तो सबसे अधिक मतलब क्या हो जाती है, सबसे मतलब क्या होता है, इसको ब्लॉक फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरदार पर्वत जो होता है इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, और सर्वोच्च ऊंची चोटी का 8,848.86 मीटर के साथ एवरेस्ट जो है, जिनको बात करेंगे सागर माथा के नाम से नेपाल में, चुमोलुंगवा के नाम से कहा तो तिब्बत में जानते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, साथ इसके इसके अलावा 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार बलित पर्वत का उदाहरण आता, स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं बलित पर्वतों में आपको देखने को मिलती है। विश्व में सर्वाधिक लंबी श्रृंखला की बात करेंगे तो जाहिर सी बात एंडीज है। एंडीज जो है विश्व में क्या है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंडीज बात करें दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करेंगे 7200 किलोमीटर। कितनी है, एंडीज की लंबाई कितनी है, 72 है। ठीक है, रॉकीज पर्वत की बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बलत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये भी रॉकी भी है, बलित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बात करेंगे इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 4800 किलोमीटर है। जबकि हिमालय की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पे स्थित है, इसकी लंबाई मात्र 2500 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे लंबी एंडीज का 7200 किलोमीटर। ठीक है, कोकेस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, ठीक है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, ध्यान में रखना है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के। ठीक है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, कहां पे, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट पाई जाती है। कोकोस को COCOS कहते हैं। प्लेट मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, एक प्रश्न है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई लिया है। तो ई लिया है मतलब क्या हो सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इसका विकल्प क्या सही है, उसको सोल्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो रस्ट बाउल या फिर रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने के लिए आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो रस्ट बाउल की बात करेंगे तो सबसे पहले लौह उत्पादन के लिए है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें इलियानस, ठीक है, इडियाना, मिशिगन, ठीक है, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, ठीक है, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। ठीक है, अतः एक से अधिक विकल्प जो है आपका क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन है, कौन कौन क्षेत्र शामिल हो गया, इलिनियास, एडियाना, हो मिशिगन, गया ठीक है, है, ओहियो और ग्रेट पेंसिल्वेनिया। लेक्स ठीक है, प्रदेश है, सारे के सारे से अधिक। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारे के सारे एक से अधिक क्षेत्र जो है इसमें क्या है आपके शामिल है। किलीमंजारो क्या है, तो किलीमंजारो एक क्या है, तो एक वॉल्केनो है। क्या है किलीमंजारो, क्या है, तो एक वॉल्केनो है। ध्यान में रखेंगे, किलीमंजारो पर्वत तांजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पे स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या था, तो इसका नाम पहले क्या था, कैसर बिलहेम, ठीक है, स्पिट्स के नाम से जाना जाता था। किस प्रकार का ज्वालामुखी, तो ये आग्नेयगिरी ज्वालामुखी वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है किलीमंजारो, कहाँ पे पड़ता है, तो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पे स्थित है किलीमंजारो। गोबी अरुणाचल की बात करेंगे तो गोबी चीन में है। ठीक है, मंगोलिया रहेगा तो देख लीजिएगा। गोबी मतलब उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है, जो कि आपको एशिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, एशिया में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टकला मकान एक मरुस्थल है, टकला मकान, क्या नाम है, टकला मकान। टकला मकान कहाँ है, ये भी चाइना में है ना। टकला मकान चाइना में। ठीक है, और थार तो हम लोग जानते हैं कहाँ पड़ेगा, एशिया में पड़ेगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, तो जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण खनन हेतु आपका जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, गॉटेन प्रांत की पेंसिल्वेनिया की राजधानी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह सोना और हीरा खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, तो स्थलबद्ध देश की बात करेंगे तो हंगरी। हंगरी क्या है, स्थल रुद्ध देश है, सॉरी, स्थल रुद्ध देश की बात करें हंगरी। स्थल रुद्ध देश क्या बोलते हैं, उसकी सीमा मतलब समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो हंगरी स्थल रुद्ध देश है, जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, कोर्सिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और, ठीक है, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर तथा रोमानिया का और यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है।
रोमानिया और यूक्रेन की सीमा किसे, काला सागर से लगती है, ठीक है। तो स्थल रुद्ध देश क्या होता है, जिसकी सीमा किसी समुद्र से न लगे, उसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं। इजराइल हमेशा चर्चा में रहता है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा की लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ तथा मिस्र के साथ लेबनान की सीमा लगती है, सॉरी इजराइल की सीमा लगती है, किसके साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, ठीक है, जॉर्डन के साथ तथा मिस्र के साथ, मतलब इसकी सीमा लगती है। इजराइल की बात करेंगे, इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है, ठीक है, इजराइल एशिया में पड़ता है, ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी सीमा मिस्र से लगी हुई है। अतः विकल्प ए जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, ठीक है, और मतलब मिस्र के साथ लगती है। इसमें इसकी एक विवाद है, वेस्ट बैंक को लेकर विवाद है, जो कि जॉर्डन का पार्ट है, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छतरी किसे कहते हैं, पामीर के पठार को संसार की मतलब छतरी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसके नाम से किसे जानते हैं, श्रीलंका को, ठीक है। पूर्व समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जानते हैं, श्रीलंका को जानते हैं, ठीक है। पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तरी उत्तर भारतीय पूर्व उप महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पे स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन, का एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं तथा एशिया का प्रवेश द्वार भी इनको कहा जाता है, श्रीलंका को, ठीक है। आप पूर्व समुद्र की स्वामिनी भी श्रीलंका को कहते हैं, पर्ल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। साथ में पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो क्या कहलाता है, कितना बड़ा पार्ट, कितना, 2/3, ठीक है, 2/3 भाग, ठीक है, कितना, 2/3 भाग जो है पृथ्वी का किससे जमा हुआ, पानी से ढका हुआ। लगभग 71% भाग जो है, ठीक है, पानी से ढका होगा। मात्र 29% भाग पे क्या है, आपको सतह देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र की सबसे निकट के स्थान कौन है, तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट के स्थान की बात करेंगे तो क्या है आपको, ठीक है, आपको उत्तरी ध्रुव दिखेगा। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, 6500, ठीक है, 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्या, तो आप चलेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं, ठीक है, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी प्रवेश करता है, यह कटक है, ठीक है। अब बता रहा है, इतना बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा था, सबसे पहले बोल रहा है सोकेता लक्षद्वीप, ठीक है, चौबोस कटक। प्रशांत की बात करें अंटार्कटिका कटक, डॉल्फिन की बात करें चैलेंजर कटक, मध्य की बात करें महासागरीय कटक। तो इसका आंसर लिया मध्य लिया है, मध्य में महासागरीय कटक है। तो उपयुक्त विशेषता तथा मध्य सागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर, ठीक है, 40,000 मील या फिर 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी का सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे 50 नंबर प्रश्न में, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। क्या है गल्फ स्ट्रीम, क्या है, तो एक महासागरीय धारा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न 42 और 44 में भी पूछा, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे गल्फ स्ट्रीम में क्या आंसर था, एक महासागरीय धारा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे प्रभावित होता है, ये गर्म जल धारा है, ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ पे गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। ग्रांड कैनियन क्या है, तो ये क्या, एक खड्ड है, ठीक है, स्कॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। ग्रांड कैनियन संयुक्त अमेरिका के, ठीक है, एरिजानो प्रांत में, ठीक है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। पूछेगा ग्रांड कैनियन किस नदी पे, तो कोलोराडो नदी। कौन सा नदी, कोलोराडो नदी आपको क्या करना है, याद आपको रखनी है, ठीक है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन है, तो विश्व गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, भारत में ही है। भारत में कहा, तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है, और साथ में बांग्लादेश में भी चली जाती है, ठीक है। राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है, ठीक है। फिजी द्वीप पर अवस्थित है। फिजी की बात करेंगे तो आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का द्वीपीय राष्ट्र है यह, ठीक है, वानुवातु के पूर्व, ठीक है, टोंगा के पश्चिम तथा तुलाबू के दक्षिण में स्थित है।
स्वेज नहर की बात कर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कनेक्ट करती है स्वेज नहर, ठीक है। अब इसकी स्वेज नहर का लंबाई पूछ देता है, ठीक है। बात करेंगे 1869 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 164 किलोमीटर मतलब, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 164 किलोमीटर इसकी मतलब क्या थी, स्वेज कनाल की लंबाई थी, लेकिन 2015 में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर हो गई, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर को मतलब जोड़ देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। 1869 में ही जहाजों का मतलब आवागमन के लिए इसको खोल दिया गया, ठीक है, खोल दिया गया, ठीक है। इसके दक्षिणी सिरे पे स्वेज बंदरगाह है, ठीक है, और उत्तरी सिरे पे मतलब पोर्ट सहित है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिणी पे स्वेज बंदरगाह और उत्तरी पे बात करेंगे पोर्ट ऑफ सईद है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि इससे बनने से पूर्व घूम कर जाना पड़ता था, ठीक है। यूरोप से एशिया, यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर में लगाना पड़ता, तो वही उत्तमाशा अंतरीप वाला, ठीक है। लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है इसके बनने से मतलब एशिया और यूरोप के बीच में कम हो जाती है, ठीक है। आप चलेंगे पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो पनामा नहर की बात करेंगे, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ने का काम जो करती है पनामा महासागर करती है, ठीक है। किसे जोड़ती है पनामा महासागर, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ने का काम जो करती है पनामा महासागर करती है, ठीक है। पनामा नहर की बात करेंगे तो मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल दमरूची को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर में बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पे स्थित सैन फ्रांसिस्को एवं पूर्वी तट स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु इसको बन जाने के बाद दूरी लगभग आधा हो गया, मात्र 9500 किलोमीटर रह गई। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है, इसलिए इसको पनामा नहर कहते हैं। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पहले ये दूरी तय करने के लिए 22,500 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन इसके बनने से सीधे डिस्टेंस आधा हो गया, मात्र 9500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मलक्का एवं मलक्का जल संजोग के में आने जाने की सुविधा है, ठीक है। क्या होती है, तो हिंद महासागर से चीन महासागर है, ठीक है। तो मलक्का जल संजोग में आने जाने की सुविधा की बात करेंगे तो हिंद महासागर से क्या हो जाएगा, चीन सागर तक का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। मलक्का जल संधि की बात करेंगे तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। किससे अलग करती है, मलेशिया से अलग करती है। किससे अलग करती है मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। याद रखेंगे यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो मलक्का जल संधि की बात करेंगे किसे जोड़ेगी, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ देगी, ठीक नहीं, है। तो हिंद इस महासागर और चीन सागर को जोड़ते हैं। ये मुझे भी गलत लग रहा है, ठीक है, चीन सागर होना चाहिए ना, नहीं, इसमें लिखा हुआ है यह हिंद महासागर में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजन के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा मतलब क्या होती है, उपलब्ध होती है। देख लेंगे एक बार, ठीक है। सुंडा ट्रेंच की बात करेंगे तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पे, तो इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि सुंडा ट्रेंच जो है आपको कहा प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सुंडा ट्रेंच जिसको गर्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर, पहले इस गर्त का नाम जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ओजोन परत बनाती है, क्या बता, ओजोन परत बताती है, क्या बताती है, तो आपको पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर के अवमंडल को हम लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। क्या ओजोन लेयर, क्या ओजोन परत को मापने की जो मतलब जो इकाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत हमें रक्षा करती है, क्या चीज से रक्षा करती है, ध्यान में रखेंगे, यूवी तो आने वाली से। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है उससे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन 15 से 20 किलोमीटर से तो शुरू हो जाता है, लेकिन आपको 50 किलोमीटर तक ये आपको मुख्यतः, ठीक है, देखने को मिलेगा, ठीक है। परत की बात करेंगे तो परत के रूप में ओजोन जो होता है ना 1535 किलोमीटर की ऊंचाई पर मुख्यतः आपको देखने को मिलती है। आप चले पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो ऊपर ही देख लीजिए, ठीक है, 10 से 20 किलोमीटर लेता है मुख्यतः आंसर, ठीक है। चले, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे तो अतः यह स्थित है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी जो कि अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह मतलब किसमें पड़ता है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ सकता है। किसमें पड़ सकता है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो काहिरा की स्थिति की बात करें 30 डिग्री
30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच से 0 डिग्री जो 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बन जाएगी। ठीक है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री क्या होती है, घूम जाती है। तो एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 30 देशांतर की दूरी तय करने में 30 गुने 4 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 30 देशांतर को पूरा करने में कितना लगेगा? तो 30 गुने 4 सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा लगेगा, मतलब 120 मिनट होगा। ठीक है, पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में कितना समय लगता है? ठीक है, कितना समय 4 लगेगा? 4 मिनट। 4 मिनट लगेगा, क्योंकि आप 360 को आप डिवाइड दोगे कितना से? 24 से। ठीक है, 360 को 24 से डिवाइड दोगे कितना आएगा? 15 आएगा। नहीं, 15 ही आता है ना। ठीक है, फिर 60 को फिर 15 से दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट लग जाएगा। कितना 4 लगेगा? 4 में। ठीक है, तो मतलब पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमेगी 24 घंटा में। ठीक है, तो 24 को डिवाइड दे दीजिए किससे, तो मतलब कितना हो जाएगा? ठीक है, 15। ठीक है, 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री घूमेगी। नहीं, 15 डिग्री घूमेगी। और 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट को 15 से डिवाइड दीजिए तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 1 डिग्री में मतलब 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट दिया है ना, 30 डिग्री दिया है ना, तो 30 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 मिनट। 120 मिनट में कितना होगा? 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटा जैसे ही होगा ना तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दसवीं गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन की बात करेंगे तो कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी दिन 12 दिन का त्योहार भी मना लेते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित अयंतनाथ अर्थात 21 से 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी में सबसे छोटा, दक्षिणी में सबसे बड़ा। ठीक है, ग्रीष्म अयंतनाथ के समय उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 जून की बात, 20 से 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसीलिए इस दिन मतलब कौन सा दिन मनाते हैं? तो इसलिए योगा डे मनाते हैं 21 दिन को, क्योंकि इस दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे लंबा होता है। इसकी विपरीत की बात करेंगे 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है, और 21 से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। उत्तरी में 21 से 22 को सबसे छोटा, दक्षिणी में 21 से 22 का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा। ठीक है, उत्तरी में 20 से 21 सबसे बड़ा, तो दक्षिणी में 20 से 21 जून क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 62 नंबर प्रश्न। ठीक है, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तब विवर्तनिका क्रिया से क्या होते हैं? महाद्वीप जो होते हैं आपके अलग होते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण जो था विभिन्न प्लेटों में हुआ। यह प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में, ठीक है, विवर्तनिका क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रभावित होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक के प्लेट, द्वारा। बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार के प्लेट अपने ऊपर, ठीक है, स्थित, ठीक है, महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रभाव के साथ क्या करती है? तो स्थानांतरित करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बलन क्रिया किसका परिणाम है? ठीक है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? ध्यान में रखेंगे तो पर्वत निर्माणकारी बल का मतलब क्या है? परिणाम है। किसका परिणाम है बलन क्रिया? तो पर्वत निर्माणकारी बल का मतलब क्या है? परिणाम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे क्या? तो अब चलेंगे पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल, क्षैतिज संचलन भी होता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीडन बल तथा तनाव बल। संपीडन बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। ठीक है, ऊपर उठे भाग से अपनति, ठीक है, अपनति, और धसे हुए भाग को अपनति कहते हैं। इसी मोड़ को मतलब क्या कहते हैं? बलन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूरोप का पर्वत श्रृंखला कैसा है? ठीक है, यूरोपीय यूरोप का पर्वत श्रृंखला, यूरोप का पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो कैसा है? तो आल्पस। ठीक है, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला के आल्पस है। ठीक है, ये आल्पस पैलेट पर्वत कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ठीक है, तो आल्पस पर्वत में कभी भी जर्मनी रहेगा ना, तो जर्मनी न मारे, क्योंकि आल्पस पर्वत आपको जर्मनी में नहीं है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा स्विट्जरलैंड में। जर्मनी भी लिया है तो पहले तो सर जर्मनी में नहीं है, सॉरी, इसमें तो लिया है। ठीक है, आल्पस पर्वत श्रेणी, ठीक है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका सर्वोच्च चोटी जो है माउंट ब्लैक है। आल्पस की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, जिसका एग्जाम्पल हिमालय भी है। ठीक है,
मैंने कहीं पे पढ़ा तो जर्मनी नहीं है शायद, क्या पता शायद वहीं पे गलत हो। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। और आल्पस पर्वत का जो घाटी जो होता है बहुत ही मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। ठीक है, आल्पस पर्वत का जो घाटी जो है ना, हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे तो क्या है, आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न आ जाएगा टकला मकान। ऑलरेडी पूछ चुका हूं, गलती नहीं होना चाहिए, 3 में पढ़ता है। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल एशिया के, ठीक है, जिंजी झिझियांग उबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में, ठीक है, कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में, उत्तर में पामीर का पठार और, ठीक है, तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ थे। ग्रेट विक्टोरिया तो जानते हैं कहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा ना, बिल्कुल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जिसको ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट भी कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो लेबनान की नहीं है। लेबनान की राजधानी का बेरूत हो जाएगी, अफ्रीका में पड़ता है। जॉर्डन की बात करेंगे, फिलिस्तीन की बात करें, इजराइल में। तो मृत सागर की बात डेड सी, ठीक है, मुख्य रूप से 3 देशों में। ठीक है, जॉर्डन में, फिलिस्तीन में, इजराइल में आपको देखने को, एशियन कंट्री। ठीक है, बात करें दिए गए विकल्पों में लेबनान में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। ठीक है, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के क्षेत्र में है। ठीक है, फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन के अधिकांश क्षेत्र समाहित होता है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक विवादित क्षेत्र है, फिलिस्तीन फंसा हुआ, उसमें जॉर्डन भी, इजराइल भी, सबके बीच में ऑलरेडी विवाद चलता है, सीमावर्ती देश है। तो फिलीपीन सरकार ने अपना एक अधिकांश क्षेत्र समाहित किया है वेस्ट बैंक को। ठीक है, तो उसमें दिखा दिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जॉर्डन हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या बोलते थे? दक्षिण अफ्रीका में क्या बोलते हैं इसको? पंपास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण तटबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार कहाँ पे? अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और ब्राजील के दक्षिणी भागों में देखने को मिलता है। अन्य अन्य अक्षांशीय घास के मैदानों में, ठीक है, पियरी, पियरी आपको उत्तर अमेरिका में और डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे दिखेगा? डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया पे दिखेगा, पियरी उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ठीक है, पंपास आपको कहाँ दिखेगा? दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा। ठीक है, देश का नाम पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में आपको देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में आपको पियरी देखने को मिलता है, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बिल्कुल। वेलिंगटन की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी। ठीक है, रियाद की बात करेंगे, सऊदी का राजधानी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है, शहर है, राजधानी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे आगे 70 नंबर 90 ईस्टरीज। 90 ईस्टरीज कहाँ है? तो ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, 90 ईस्टरीज। ठीक है, हिंद महासागर स्थित कटक का नाम है, एक कटक का नाम है। ठीक है, कटक का नाम है। ठीक है, ध्यान रखें, 90 ईस्टरीज। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का भूमि। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारक है। ठीक है, अगर पूछेंगे कारण क्या है तो भूमि बताएंगे, लेकिन अगर पूछेंगे इसका मतलब वो क्या है, ठीक है, माध्यम क्या है, किस माध्यम से ये पहुंच जाती है, तो ध्यान में रखिए किस माध्यम से पहुंचती है? लवणता द्वारा। नदी के माध्यम से। ठीक है, अरब सागर के पानी का औसत खारापान कितना है? ठीक है, तो 35 पीपीटी। ठीक है, तो 35 पीपीटी की बात करेंगे, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है, 35.14 लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर मतलब 30% हो जाती है। ठीक है, वही अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। अतः निकटतम विकल्प जो है बी जो है आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा औसत लवणता मतलब डेड सी में आपको देखने को मिलता है। इसमें इतना ज्यादा औसत लवणता है ना, इसमें आप ना तैर सकते हैं। ठीक है, डूबेंगे नहीं, आप दौड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें डूबते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कितनी लवणता पे पाई जाती है? तो मृत सागर की बात की यहाँ पे 238। ठीक है, कितना है? 238% पाई जाती है। तुर्की के वान झील में सबसे ज्यादा 330। ठीक है, 330% लवणता पाई जाती है। अब बात करें ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए में, वहां पे 220 पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, औसत लवणता की बात करें ऑप्शन के हिसाब से काला सागर, भूमध्य सागर, इस सबको कैंसिल अगर करें, मृत सागर ही होगा। लेकिन अगर वान झील अगर पाए जाएंगे ना, तो वान झील में सर्वाधिक होगा 330। ठीक है, और यूएसए का जो ग्रेट साल्ट लेक है उसमें 220। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजोन है, पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की मतलब सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान में। अब सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की दृष्टि से, ठीक है, जिसमें जल का मात्रा सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे नील हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन हो जाएगा। अमेजन दक्षिणी अफ्रीका की थोड़ी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन हो जाएगी। लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे, इसमें मिलाना है आपको, ठीक है। मतलब कौन सा नदी जो है किस किनारे बसा हुआ, सॉरी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। सी आंसर हो जाएगा। एक आते हैं रॉटरडम की बात करेंगे, राइन नदी के किनारे। पेरिस में आप जाकर आप क्या देखोगे? सीन देखोगे, ठीक है। वाशिंगटन में जाएंगे तो पोटोमैक। अब बुडापेस्ट की बात करके डैन्यूब नदी के किनारे। रोटरडम शहर है किस नदी के? राइन नदी के किनारे। रोटरडम किस नदी के किनारे शहर है? राइन नदी के किनारे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पेरिस की बात करेंगे सीन नदी के किनारे। बुडापेस्ट की बात करेंगे डैन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। वाशिंगटन की बात करेंगे पोटोमैक नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रोटरडम की बात करेंगे कहाँ का शहर है? जर्मनी का शहर है क्या? जरा चेक करेंगे। रोटरडम याद नहीं आ रहा। आप देखेंगे हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सा मतलब संधि जोड़ देते? हिंद महासागर को लाल सागर को जोड़ने का काम करेगी बाबा अल मांडेव। इसको विश्व का आंसुओं का द्वार कहते हैं, ठीक है। तो हिंद महासागर और लाल महासागर को बाब अल मंडेव जल संधि जोड़ती है, ठीक है। हरमुज जल संधि ये बहुत ही खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को हरमुज जोड़ती है, ठीक है। विश्व का तेल व्यापार यहीं से होता है, ठीक है। अगर इसको बंद कर देंगे तो तेल सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है। बोस्पोरस की जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? तो काला सागर एवं मरमरा सागर को कौन जोड़ती है? तो बोस्पोरस की जल संधि जोड़ती है, ठीक है। अब मलक्का की जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? अंडमान सागर, ठीक है। और मतलब किसे जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है? जोड़ देती है। किसे जोड़ती है? तो ये ध्यान में रखेंगे, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे प्रश्न में अत्यधिक गर्म स्थान कौन हो जाएगा, ठीक है। अत्यधिक गर्म स्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सहारा। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। अधिक वर्षा की बात करेंगे कहां पे हो जाएगा, ठीक है? चेरापूंजी। पूंजी। उल्टा कर दिए शायद हम। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, उस समय तो मासी नाम आ गया। अत्यधिक सूखा की बात करेंगे तो सहारा। नहीं नहीं, अत्यधिक सूखा आपका चला जाएगा क्या? अंटार्कटिका लिया है क्या? अंटार्कटिका नहीं लिया, क्या लिया है इसका? बी आंसर लिया नहीं, ठीक है। सूखा तो अत्यधिक गर्म सहारा होगी ही है। सहारा, ठीक है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, ठीक है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली, ठीक है। लगा रहे थे, गलत नहीं लगा रहे थे, ठीक है। चिली में अत्यधिक सूखा पड़ जाएगा। अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी भारत में पड़ता है, तो मेघालय में है, अब मासिनराम हो गया। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में। अत्यधिक गर्म की बात के सहारा मरुस्थल में। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे प्रभावशाली होती है, ठीक है। तब जिसमें बात करेंगे ना, यहाँ पे मतलब बात करेंगे ना, चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, बलुई मिट्टी में बहुत कम होता है, ठीक है। तो बलुई मिट्टी में जल धारण, जिसमें जल धारण क्षमता ज्यादा होगी ना, उसकी बात करेंगे ना, केसिका जिसका कैपिलरी सर्वाधिक होती है, ठीक है, जो कि चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें किसमें? बलुई मिट्टी में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है। आप बोलेंगे सर इसको पहचानेंगे कैसा? तो अब क्ले सॉइल जो होता है, चिकनी मिट्टी होती है, उसका कुछ बना सकते हैं, घड़ा वगैरह बना सकते हैं। जल धारण की क्षमता होती है, जैसा रूप चाहेंगे उसे दे देंगे। बलुई मिट्टी को देंगे? देंगे? टूट जाएगा बीच से, नहीं देगा ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन चीन, ठीक है। 2015-19 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। देखिए डाटा चेंज हो सकता है, इसको स्किप करते हैं। विश्व में कूला गड्डी की बात करेंगे, कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना का खनन होता है, सोना का खनन होता है। कूला गड्डी कहाँ पे? ये पूछेगा कहाँ पे, किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच में माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 में हुई थी। कब हुए थे? 1892 में हुई थी, ठीक है। माइनिंग घोस्ट। अब माइनिंग घोस्ट क्या होता था, कॉन्सेप्ट बता देते, तो जहां से मान लीजिए माइनिंग का कोई सामान निकाला जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या, माइनिंग हो गया, अब उस जगह आप देखोगे तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन भविष्य में जैसे भारत में बात करेंगे कोलार गोल्ड माइंस, ठीक है। कोलार गोल्ड माइंस केजीएफ कहते हैं, तो वो भी आपका माइनिंग घोस्ट के नाम से जाना जाता है। सारा सोना वगैरह तो निकल गया, अब उस जगह का इतना ना दोहन हो चुका है, वो जगह वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो काफी पर्यावरणीय दृष्टि से वो जगह क्या है, नुकसानदेही है, ठीक है। उसी तरह कूला गड्डी की बात करेंगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। आपने निम्न देशों में से किस देश ने 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया? तो वन एंड ओनली चीन, ठीक है। डाटा छोड़ देता हूं, छोड़ दीजिए।
विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो भारत। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, कैसे? देखते हैं, वर्ल्ड मिनरल फेडरेशन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम के प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देशों इस प्रकार है। अच्छा, चीन। तो इसमें ऑप्शन अच्छा, नहीं दिया हुआ अकॉर्डिंग टू ना। ऑप्शन गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गया है, ठीक है। चीन रूस तो है नहीं, ठीक है, ना तो चीन है ना तो रूस है, तो इसके बाद भारत हो जाता है। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है। वैसे एल्युमिनियम सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है चीन में होता है। भारत के संदर्भ में एल्युमिनियम के बारे में कहते हैं भारत में उतना ही एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, न तो इसको बाहर भेज सकता है और नहीं तो इसको बाहर से मंगाने की आवश्यकता मिलती है। मतलब नहीं बोलता उतना ही खाना बनाए जो ले दे के, मतलब क्या हुआ, घर में जो जरूरत होता है वो जरूरत को पूरा कर देता है, ठीक है। तो ना तो बाहर से मंगवाते हैं ना तो मतलब क्या करते हैं, इसको बाहर भेजते हैं, ठीक है। देश, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष रिजर्व की बात करें वेनेजुएला में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें वेनेजुएला में, ठीक है, 2020 के अनुसार की डाटा है। कोयले का सामान्य प्रकार की बात करेंगे तो बिटुमिनी कोयला जो होता है सामान्य प्रकार का होता है, उच्च किस्म की कोयला को एंथ्रासाइट कहते हैं। अर्ध बिटुमिनी कोयला जो होता है, देखिए यहाँ पे बिटुमिनस भी है और बिटुमेनी भी है, ठीक है। तो बिटुमेनी की बात करेंगे ना तो ये कोयला का सामान्य प्रकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एंथ्रासाइट उच्चतम किस्म का होता है, तो पीट जो होता है सबसे निम्न किस्म का होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट में 90% कोयला आपको देखने को मिलता है। प्राचीन काल की बात करें, गोंडवाना लैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक कोयला आपको पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसी काल का कोयला जो है सर्वाधिक भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब चलेंगे आगे का प्रश्न जो कि आपका 85 नंबर, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों के, ठीक है, विशुद्ध विशुद्ध शामिल होता है, ठीक है। तो इसका लिए आंसर ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और एल्युमिनियम, ठीक है। क्या है? तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा है? तो लंदन शहर जो है धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। किस कारण होती है? तो विकिरण के कारण जो होता है साफ रात मेघीय रातों में की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे मानसून का, ठीक है, निर्वतन इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो ध्यान में रखेंगे तीनों चीज को इंगित करता है, ठीक है। साफ आकाश को इंगित करता है, बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक दाब परिस्थिति को, ठीक है, ध्यान में रखेगा, स्थल पे तापमान बढ़ने से, ये तीनों चीज मतलब इंगित करता है। आप थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। उत्तरी भारत में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि होती है, ठीक है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। चलेंगे निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, गर्मी की वर्षा नहीं। भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न, ठीक है, सही है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है इसमें? तो देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कहा शीत ऋतु में, ठीक है, ध्यान रखें। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर में के पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह लगभग वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। मानसूनी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल के मानसूनी हवाओं से होती है, जैसे भारत में होता है जून जुलाई में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, अतः सही उत्तर बी है, ठीक है। तो मानसूनी क्षेत्र में कब वर्षा होगा भगवान को ही पता होता है, किसी को नहीं पता होता या फिर होती ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ठीक है, तो पंपास के क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ठीक है। मध्य चिली, केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका वाला केप टाउन, तथा एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार, ठीक है, CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र जलवायु CWB का क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कोपेन वाला एग्जाम में पूछता है CSA और CSB किस में मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखिएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में देखने को मिलता है, ठीक है। कोपेन ने इसको बांट दिया। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी पे पाई जाती है? आपको कांगो, कंगो नदी नदी घाटी में आपको पिग्मी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पे बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मोंगुलस कहते हैं। तो मोंगुलस पूछेगा क्या है?
तो ये पिग्मी जनजाति का मतलब क्या होता है, घर होता है, जो कि कहाँ पे बनाती है, तो पेड़ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब पिग्मी निवासी कहाँ के, जहाँ इस बारे अफ्रीका के अभी ऊपर में पर है, ठीक है। कौन सी नदी, तो कांगो नदी घाटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एस्किमो की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको दिखेगा एस्किमो, तो एस्किमो आपको दिख जाएगा कहाँ पे, तो आपको कहाँ पे दिखेगा, ध्यान में रखिएगा। अंटार्कटिका के क्षेत्र में मिलता है तो कनाडा में दिख जाएगा, ठंडा प्रदेश में एस्किमो आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है, बहुत ठंडा प्रदेश में मुख्यतः ये आपको देखेंगे, ठीक है। एस्पेरांटो क्या है, तो एस्पेरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ठीक है। तो एस्पेरांटो की बात करेंगे, एस्पेरांटो क्या है, तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली एक कृत्रिम भाषा है, ध्यान में रखिएगा। ये अंतरराष्ट्रीय संपर्क स्थापित सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास किसने किया, तो एल ठीक है जेमन हॉप ने किया, किसने किया, तो एल जेमन हॉप ने एस्पेरांटो का विकास किया, जो कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई क्या है, एक कृत्रिम भाषा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 95 नंबर, वह देश जो विश्व का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था, चीन हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरे स्थान पे भारत। शाहतूत की बात करेंगे तो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन का रेशा वो कहाँ पैदा होता है, ध्यान रखिएगा, चीन में पैदा होता है, ठीक है। शाहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है, तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास स्थान मूलतः चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में है, ठीक है, जो कि चीन के द्वारा कब्जा किया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है, तो केसर उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है ईरान में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत मत मार दीजिएगा खुश होकर, ठीक है। कहाँ पे होता है, ईरान में होता है, ठीक है। FO का बात करेंगे उसके डाटा के अनुसार, ठीक है, तो बात करेंगे विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। यहाँ पे किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर पामपुर, ठीक है, पामपुर में प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र है। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं, बहुत कम का ही बहुत ज्यादा कीमत होता है, ग्राम में बिकता है, 5 ग्राम 10 ग्राम बिकता है। पत्थर के कोयले के भंडार किस देश में, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में, ठीक है, अग्रणी है, तो चीन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है, हार्ड कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे पत्थर का कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के परमाणु भार संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान है, इसके बाद चीन तथा भारत आता है, तो संयुक्त अमेरिका प्रथम स्थान है 2020 के डाटा के अनुसार, ठीक है। आप चलेंगे, संयुक्त अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब करता है, कौन करता है, सऊदी अरब करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है, तो काजाख्स्तान करता है, कौन करता है, काजाख्स्तान करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ही बचा हुआ विश्व भूगोल खत्म करते हैं इसको, ठीक है। काजाख्स्तान करता है। टीन में क्या मिलता है, टीन मिलता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो टीन की बात करेंगे, क्या आंसर लिया है, ठीक है, इसका लिया है आपको, टीन मिलता है पलेसर निक्षेपों से, कहाँ से मिलता है, तो पलेसर निक्षेपों से आपको क्या मिलता है, टीन मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, विश्व से प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा पलेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाया जाता है, रिवर बेड्स में पाया जाता है। अधिकांश पलेसर निक्षेप दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले। 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयर्स बुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू है। चीन में सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है, जो कि 80% मात्रा जो होता है पलेसर निक्षेपों से मिलता है। ये पलेसर निक्षेप कहाँ पाया जाता है, रिवर बेड्स में पाया जाता है, ठीक है। आप चलेंगे, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो मृदा के नुकसान को सुरक्षित किया जाता है, मृदा को नुकसान से बचाया जाता है, सुरक्षित रखा जाए, उसको सॉइल कंजर्वेशन या फिर मृदा संरक्षण कहते हैं, ठीक है। आप चलेंगे, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ठीक है, चूना पत्थर होता है, क्या होता है, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जहां पे क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब पृथ्वी पे घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, विषुवत रेखा के पास, मतलब पृथ्वी में क्या होता है, सर्वाधिक मतलब क्या होता है, घना वन आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, तो विषुवत रेखा के पास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, विषुवतीय रेखे ज्वालामुखी का खूबी क्या है, इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। वर्षा भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अफ्रीका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख है। उत्तर ए जो है सही है, तो यहाँ पे सालों भर गर्मी पाई जाती है, सालों भर वर्षा होती है। विश्व का, ठीक है, कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं
ठीक है, लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, तो कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, कनाडा। ये प्रश्न पूछता है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कप्टा डाटा का, तो 2019 के डाटा के अनुसार। ठीक है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाइए। क्या हम इसका आंसर बी लिया है? ए का 4 यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेल, ठीक है, पेरिस से वारसा जाती है, वारसा पोलैंड में पड़ता है। ठीक है, ट्रांस ट्रांस एडियन रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस एडियन रेल मार्ग की बात करेंगे तो ये आपका ब्यूनिस आयर्स से, ठीक है, वाल वाल वालपरेजो जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबी रेल मार्ग, ठीक है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, रूस में। उसके बाद ओरिएंट ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करें, पेरिस से इस्तांबुल जाते हैं, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, इस्तांबुल तुर्की में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखें, यूरोप में ही चलती है। देखिए, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा जाती है। ट्रांस एडियन रेल मार्ग ब्यूनिस आयर्स अर्जेंटीना से, ठीक है, वालपरेजो चिली तक जाती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड अथवा, ठीक है, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक रूस तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा 93 से किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाती है। ठीक है, अब चल निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? जहां पे पत्तन नहीं, कैनबरा में पत्तन नगर आपको नहीं देखने को मिलता, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, लेकिन पत्तन नगर नहीं है। डेट मीन्स बात करेंगे यहाँ पे आपको बंदरगाह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सिडनी में बंदरगाह है, कैनबरा में बंदरगाह नहीं है। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है, पता ही है आपको। आगे चलेंगे तो संयुक्त अमेरिका की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह पे है, हडसन नदी तट पे स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यूयॉर्क हडसन नदी पे, वाशिंगटन पोटोमैक नदी पे। ठीक है, लंदन की बात करें, टेम्स नदी पे स्थित बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं? सेंटोस को जानते हैं। ठीक है, कहवा के बाग को वहां पे फैजेंडा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? फैजेंडा जो होता है कहवा के बाग होता है, सेंटोस की बात करें कहवा पतन होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कॉफी पोर्ट है, कॉफी का खूब निर्यात होता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का ब्राजील में पड़ता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण की बात करें उपयुक्त सभी अजैव घटकों से, भू आकृति घटकों से, जैवीय घटक से। सभी से मतलब क्या बनता है? पर्यावरण बोलता है। भौतिक या फिर अजैविक घटक में क्या आता है? स्थल, वायु, जल जो आता है इसमें आता है। जैविक घटक जो होता है एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीव, जंतु और पादप पर मनुष्य आते हैं। सौर की उत्पादन की ऊर्जा उत्पादन, जैसे सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो होता है, जो कि नवीक और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जो कि इसमें आते हैं। ठीक है, सारे के सारे से मिलकर मतलब पर्यावरण मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा कौन सा है? ठीक है, तो इस पे देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञात है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों का अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में CO2 आती है, लेकिन CO2 जो आपका प्रदूषक नहीं है। तो क्या नहीं है? प्रदूषक नहीं है CO2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रदूषक नहीं है। अब आगे चलेंगे, भारत का भूगोल, जो कि कल का प्रश्न होगा। आज हम लोग ने, ठीक है, 110 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि विश्व का भूगोल था। ठीक है, आप लोग घर से इसको रिवीजन करके आएंगे, कल इसका रिवीजन क्लास चलेगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है।